हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 12th का सब्जेक्ट फिजिक्स, और आज हम लोग देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ऑलरेडी इसका 2 मार्क्स 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हमने देखे हैं। आज हम लोग 3 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं बोर्ड पे भी सॉल्व करके दूंगी आपको, और उसको आंसर कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए होंगे आपको तो मैंने फिजिक्स मॉम एजुकेशन का एक टेलीग्राम चैनल ओपन किया है, और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखी है। वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो, वहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगी, और डायरेक्टली प्रिंट आउट लेके आप लोग वहाँ पे चेंजेस कर सकते हो जो मैं बताऊँगी। लेकिन रटो मत, मैं जो बताती हूँ उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो ताकि आपको हर एक क्वेश्चन आसानी से लर्न होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, शॉर्ट आंसर्स में सबसे पहला क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग लिखना है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का, 3 मार्क्स के लिए पूछा है। तो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ऑलरेडी स्टडी किया है। क्या होता है देखो, यहाँ पे एक मैग्नेट रखा होता है जिसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। दोनों के बीच में एक आयरन कोर रखा है, ठीक है, जो कि स्टेशनरी है। एंड यहाँ पे एक कॉइल लगा है लोअर सस्पेंशन, और यहाँ पे एक मिरर लगाया है अपर सस्पेंशन में, और ये मूविंग कॉइल है। ओके, सो दिस इज द मूविंग कॉइल। मतलब जब इसमें से करंट फ्लो होगा ये कॉइल ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, और उसको अपोजिशन लाने के लिए, मतलब उसको रेस्टोरिंग टॉर्क, मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स होगा। कॉइल डिफ्लेक्ट होगी, करंट पास होगा, इसका मतलब ये एक्सटर्नल टॉर्क होगा। तो ये एक्सटर्नल टॉर्क को अपोज करने के लिए यहाँ पे एक कौन फोर्स अप्लाई करेगा, दैट इज लोअर सस्पेंशन। जो कॉइल हमने लगाई है वो रेस्टोरिंग टॉर्क अप्लाई करेगी ताकि वहां पे स्टेडी डिफ्लेक्शन हो इसके लिए। ठीक है, तो जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने की वजह से इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे पॉइंटर लगाया होता है। ये जो मूविंग कॉइल है उसके ऊपर पॉइंटर लगा है। तो ये जो कोर है, ये मूविंग कॉइल है, ये क्या होगी, रोटेट होगी, डिफ्लेक्ट होगी। डिफ्लेक्ट होने की वजह से वो पॉइंटर भी डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन वो पॉइंटर के ऊपर फोर्स लगने के बाद वो रुकेगा नहीं, राइट ना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वो चलता ही रहेगा। तो उसको अपोज करने के लिए हमने क्या लगाई है, नीचे कॉइल लगाई, ताकि वो टॉर्क अप्लाई करेगी, रेस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेगी। उसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर करंट पे जाके रुकेगा, जितना हमें चाहिए उतना ही। ठीक है, जितना करंट उसमें से फ्लो हो रहा है, तो उसको अपोज करके रोकने के लिए कौन है, ये रेस्टोरिंग टॉर्क होता है जो लगता है ड्यू टू दिस कॉइल। ओके, अब देखो स्प्रिंग लगाइए, मतलब नीचे, इसी को आपको लिखना है। अब यहाँ पे हमें टॉर्क का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, इसका मतलब टॉर्क लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमें यहाँ पे डिराइव करना है। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले जो यहाँ पे दिया है क्या क्या है वो आप लोग कंस्ट्रक्शन में लिखोगे, एंड वर्किंग में हम लोग टॉर्क का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट आएगा, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ सेवरल टर्न्स माउंटेड और सस्पेंडेड और pivoted in a such a way that it can freely rotate about a fixed axis in a radial uniform magnetic field. Radial मतलब along the radius, जो कि परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाती है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, उसको रेडियल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। तो ये ऐसे अलॉन्ग द रेडियस मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें हमने क्या रखी है, एक मूविंग कॉइल रखी है जो कि सस्पेंड की है, टर्न्स फ्रीली रोटेट हो उसके लिए उसको सस्पेंड किया है। ओके, अभी सेकेंड पॉइंट में लिखोगे, अ सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल कोर मेक्स द फील्ड रेडियल एंड स्ट्रॉन्ग। इसके अंदर जो आयरन कोर है वो क्या करता है, फील्ड को स्ट्रॉन्ग बन, जैसे हमने ट्रांसफार्मर में लगाया था, है ना, आयरन कोर, ताकि वहां पे जो फ्लक्स है वो वेस्ट ना हो। इसके लिए ये आयरन कोर यहाँ पे लगाते हैं हम लोग, ताकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उसको मिले। ओके, नेक्स्ट हम लोग वर्किंग में क्या लिखेंगे, देखो टॉर्क लिखेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला आपको याद होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का यूज करके हम लोग लिखते हैं टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू m इंटू बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है टॉर्क का। तो ये m क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एंड m का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज NIA। ऑलरेडी हमने MCQs में ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। इसमें n होता है नंबर ऑफ टर्न्स, I होता है करंट, एंड A मतलब एरिया। ओके,
तो यहाँ पे ये m इंटू बी साइन थीटा टॉर्क, इतना टॉर्क यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ टॉर्क इज इक्वल टू m की वैल्यू NIA पुट करेंगे हम लोग, NIAB साइन थीटा। और मैंने क्या बोला, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये थीटा क्या बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। इसका मतलब साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो हमें क्या मिलेगा, बस NIA इंटू बी मिलेगा। आया समझ में? तो सबसे पहले हम ये टॉर्क लिखेंगे। द कॉइल रोटेट्स ड्यू टू टॉर्क एक्टिंग ऑन इट एज द करंट फ्लोज थ्रू इट। Torque acting on a current carrying coil is tau is equal to NIAB sin theta. Here theta is 90 degree as the field is radial. Okay, so torque is equal to NIAB, where A is the area of the coil, B is the strength of the magnetic field, N is the number of turns of the coil, and I the current in the coil. Okay. अब देखो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हो रहा है उसका जो एंगल है वो भी हमें यहाँ पे कंसिडर करना है, कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ पे ये पॉइंटर है, मान लो ये पॉइंटर ऐसे रोटेट हो रहा है, इसका मतलब इसने इतना एंगल क्या किया, डिफ्लेक्ट किया, तो उस एंगल को हम लोग फाई से डिनोट करेंगे। सेम उसी तरह ये जैसे यहाँ से डिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसके ऊपर रेस्टोरिंग टॉर्क जो है, मतलब उसको रोकने का काम कर रहा है, अपोजिशन करने का काम कर रहा है रेस्टोरिंग टॉर्क। तो जैसे एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है उसको डिफ्लेक्शन मान लो हम फाई दे रहे हैं, सिमिलरली उसके अंदर जो रेस्टोरिंग टॉर्क है वो भी लग रहा है सेम उतनी ही क्वांटिटी से। तो मान लो हम एक्सटर्नल फोर्स को, टॉर्क को हम लोग फाई से डिनोट करेंगे, तो इंटरनल टॉर्क को हम लोग के फाई से डिनोट करेंगे। तो फाई एंड के फाई ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला याद रखो टॉर्क का, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB, ये फॉर्मूला पहले याद रखो, ठीक है। अब देखते हैं फाई का फॉर्मूला। तो देखो, द टॉर्क इज काउंटर बैलेंस बाय अ टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग फिटेड एट द बॉटम। ये टॉर्क को बैलेंस करने का काम कौन कर रहा है, ये स्प्रिंग, क्योंकि वो चलता ही रहेगा। अगर एक बार फोर्स लगा तो वो डिफ्लेक्ट होता ही रहेगा, एग्जैक्ट कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमें पता नहीं चलेगा, तो उसको बैलेंस करने का काम ये स्प्रिंग करती है। सो दैट अ फिक्स स्टेडी करंट आई इन द कॉइल प्रोड्यूस्ड अ स्टेडी एंगुलर डिफ्लेक्शन फाई। मैंने क्या बोला, फाई जितना डिफ्लेक्शन वो प्रोड्यूस करेगा। लार्जर द करंट, larger is the deflection and larger is the torque due to the spring. If the deflection is phi, the restoring torque due to the spring is equal to k phi. मैंने ऑलरेडी बोला इसका डिफ्लेक्शन अगर phi है तो रेस्टोरिंग टॉर्क का डिफ्लेक्शन क्या रहेगा, k phi रहेगा टू द स्प्रिंग। इफ द डिफ्लेक्शन phi है तो ये k phi है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग लिखेंगे डिफ्लेक्शन phi इज इक्वल टू k phi। phi की जगह पे हम k phi पुट करेंगे। टॉर्क कितना है, जितना डिफ्लेक्शन है, तो टॉर्क की जगह पे हम फाई पुट करेंगे, फाई की जगह पे के फाई पुट करेंगे। तो अगर मुझे फाई निकालना है तो ये के जो है इधर शिफ्ट करो, ये के यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस साइड जाके वो डिवाइड होगा, तो हमें फॉर्मूला मिलेगा NAB डिवाइड बाई के इंटू आई, दैट इज द डिफ्लेक्शन। दिस मीन्स द डिफ्लेक्शन फाई इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। ये सभी वैल्यूज कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्म्स चेंज नहीं होंगे, ए चेंज नहीं होगा, बी चेंज नहीं होगा, के चेंज नहीं होगा, तो चेंज कौन होगा, करंट। करंट जितना फ्लो होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, और करंट जितना कम होगा उतना कम डिफ्लेक्शन होगा। बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ये फाई डिसाइड करता है कि आपके गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो हो रहा है। आया समझ में? सबसे पहले हम लोग डायग्राम निकालेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, टॉर्क का फॉर्मूला लिखेंगे, टॉर्क के फॉर्मूले में थीटा 90 डिग्री पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा। डिफ्लेक्शन के लिए फाई लिखेंगे, टाउ के जगह पे फाई लिखो, रेस्टोरिंग टॉर्क दैट इज इक्वल टू के फाई दिखाओ, के फाई इज इक्वल टू NIAB दिखाओ। सो फाई ये के इधर शिफ्ट करो, NAB डिवाइड बाई के इंटू आई साइड में ले लिया, ये सभी टर्म्स कांस्टेंट है, सो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आया समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, एक्सप्लेन बायो-सावर्ट लॉ। अब बायो-सावर्ट ने क्या दिया था, उसने एक फॉर्मूला दिया था जिसकी वजह से हम लोग किसी भी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी वो कैलकुलेट कर सकते थे। ऐसा एक फॉर्मूला उसने दिया था। तो उसने क्या किया, सबसे पहले एक कंडक्टर लिया, मान लो ये एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ, अब इसका शेप जो है वो आर्बिट्ररी शेप है, मतलब एक ऐसा कांस्टेंट रॉड जैसा शेप नहीं है, आर्बिट्ररी शेप है। तो ऐसी वायर एक कंडक्टर हमने कंसीडर किया जिसमें से आई जितना करंट फ्लो हो रहा है। ओके, ये आई जितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें से ये वायर का भी टोटल, कंडक्टर का टोटल करंट हम लोग निकाल नहीं सकते, तो उसने क्या किया, इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया जिसको उसने नाम दिया DL।
एंड ये DL से ये इस एलिमेंट से एक पॉइंट लिया P पॉइंट, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है। समझ में आया मैंने क्या कहा? एक कंडक्टर लिया, एक वायर ली जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो मान लो ये करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे उसने एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ है DL, और उस एलिमेंट से P पॉइंट है, कुछ दूरी पर P पॉइंट है, मान लो R जितने डिस्टेंस पे P पॉइंट है, और उसकी हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला बायर सावर्ट ने दिया था, जो कि बहुत ही यूज़फुल फॉर्मूला था, जिसका यूज़ करके हम लोग किसी भी पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो निकाल सकते थे। ओके, तो वो फॉर्मूला क्या था वो हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना है तो आप ऐसे ही एक्सप्लेन करोगे उसको। सबसे पहले हम लिखेंगे कंसीडर एन आर्बिट्ररीली शेप्ड वायर कैरिंग अ करंट I। ये वायर हमने कंसीडर की। लेट DL बी अ लेंथ एलिमेंट अलोंग द वायर। इस वायर में एक DL एलिमेंट लिया हमने। द करंट इन दिस एलिमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ वेक्टर DL बार। करंट इसी डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, ऐसे मान लो, ठीक है। which produces differential magnetic field dB bar directed into the plane of a paper as shown in figure। आपको पता है बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल हम क्या करते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो मान लो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो ये कर्ल फिंगर्स ऊपर आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में इनवर्ड मैग्नेटिक, क्योंकि ये फिंगर्स ऐसे आएंगे और देन इनवर्ड जाएंगे। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो इनवर्ड मिलेगी। आउटवर्ड को हम डॉट से डिनोट करते हैं, इनवर्ड को हम क्रॉस से डिनोट करते हैं। तो इनटू द प्लेन, डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर बिलो, मतलब ये ओके, ये आउटवर्ड है और ये इनवर्ड है, इस डायरेक्शन में इनवर्ड रहेगी। अब बात करते हैं उसने क्या फॉर्मूला दिया था उसकी। देखो थर्ड पॉइंट हमें लिखना है, कंसीडर पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम एलिमेंट DL। यहाँ पे जो R डिस्टेंस पे है from element DL, net magnetic field at the point P can be obtained by integrating, that means summing up of magnetic field dB bar from these length elements। मतलब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमने छोटा सा एलिमेंट लिया है, उसकी हम मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इसको मान लो DL1 नाम दिया हमने, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट लिया उसको DL2, DL3, DL4 एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो इन सभी एलिमेंट्स की मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इन सब का समेशन करेंगे, और समेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो वही उन्होंने बोला है कि समिंग अप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड DB बार फ्रॉम दिस लेंथ एलिमेंट, ऑल लेंथ एलिमेंट्स। ओके, तो एक्सपेरिमेंटली वो उसको कितना मिला था, DB इज इक्वल टू μ0/4π, ये क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये कांस्टेंट है μ0/4π IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब ये जो मिला है ये उसका स्केलर फॉर्म था। DB ये मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते हैं, ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला यही दिया था उसने, डायरेक्टली ये फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसको DL लेंथ, और यहाँ पे DL एक्चुअली R बार है। एक्चुअली ये फॉर्मूला आगे अगर आप देखोगे तो ये ऐसा है, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। देखो I इंटू DL बार क्रॉस R बार। तो DL बार क्रॉस R बार को आप लोग कैसे लिखते हो, DLR साइन थीटा, ऐसे लिखते हैं हम लोग, राइट ना, DLR साइन थीटा। लेकिन आप लोग बोला कि ये R कहाँ गया, नीचे देखो यहाँ R क्यूब है और यहाँ पे R गायब है और नीचे R स्क्वायर है। इसका मतलब क्या, ये R जब आप यहाँ पे पुट करते हो तो इसका एक R कैंसिल होता है, इसलिए वो R स्क्वायर बनता है। तो ये जो फॉर्मूला उसने दिया था ये था स्केलर फॉर्म, ये क्या था, स्केलर फॉर्म। एंड ये जो नीचे हम फॉर्मूला देख रहे हैं ये क्या है, इसका वेक्टर फॉर्म। तो ये फॉर्मूला दिया था बायर सावर्ट ने। आया समझ में? आप एक्सप्लेन करोगे, कंसीडर अ वायर, आर्बिट्ररी शेप वायर कैरिंग करंट I, लेट कंसीडर स्मॉल एलिमेंट इन दैट वायर DL, and consider a point P which is situated from at a distance R from that element, and magnetic field DB bar is directed into the plane according to right hand thumb rule, ऐसे आप लोग लिखोगे। Then what is the DB bar? DB bar is nothing but the DB is equal to μ0/4π IDL sin theta upon R square। तो यहाँ पे थीटा जो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ DL बार एंड R बार। ये जो थीटा है ये क्या है, DL बार एंड R बार, इन दोनों के बीच का एंगल है। देखो यहाँ पे दिखाया है वो एंगल, दिस इज R बार एंड दिस इज DL बार। तो इन दोनों के बीच में जो थीटा एंगल है वो थीटा एंगल यहाँ पे दिखाया है। और उसके बाद μ0 जो है वो क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस।
जिसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। बहुत सारे एग्जांपल्स में हमने इसके पीछे यूज़ भी किया है। 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला, ये उसकी वैल्यू होती है। और उसी को हम लोग इसमें मतलब पाई की वैल्यू पुट करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली कंसिडर कर सकते हैं 1.26 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ऐसा उसका यूनिट होता है। ठीक है, तो बच्चों ये है स्केलर फॉर्म। और इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब डायरेक्शन ऑफ डी बी बार इज डिक्टेटेड बाय द क्रॉस प्रोडक्ट लाइक डी एल बार क्रॉस आर बार एंड वेक्टोरियली। मतलब इसका वेक्टर फॉर्म क्या रहेगा? μ0/4 पाई। इसको बार लगाया, देखो यहाँ पे बार नहीं है, मतलब ये स्केलर फॉर्म, ये बार है तो ये वेक्टर फॉर्म μ0/4 पाई आई डी एल बार क्रॉस आर बार डिवाइड बाय आर क्यूब। याद रखो यहाँ पे जब आप साइन थीटा लगाओगे तो आर स्क्वायर आता है, और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगाओगे यहाँ आर क्यूब आता है, क्योंकि ऊपर एक आर आ गया तो नीचे भी आर क्यूब आना चाहिए। ओके, और ये जो है इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों को क्या कहा जाता है? बायर-सावर्ट लॉ कहा जाता है। आया समझ में? ये बायर-सावर्ट लॉ, ऐसे आप लोग उसका एक्सप्लेनेशन लिखोगे। सिंपल क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एक न्यूमेरिकल दिया है उन्होंने, क्या है देखो। अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ 10 टर्न्स ईच ऑफ एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर इज सस्पेंडेड फ्रीली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 0.01 टेस्ला। अ करंट ऑफ 30 माइक्रो एम्पियर इज पास थ्रू इट। मतलब एन दिया है, एरिया दिया है, देन मैग्नेटिक फील्ड दी है एंड करंट आई दिया है। हमें पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब एम क्या रहेगा? एम का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने MCQs में भी देखा और मैंने आपको बताया भी था, NIA ये इसका फॉर्मूला होता है। एंड टॉर्क का अभी हमने गैल्वानोमीटर का टॉर्क फॉर्मूला निकाला, वो क्या था? NIAB ये फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो कैसे निकालना है। मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल एंड मैग्नेटिक मोमेंट, ये हमें निकालना है। सभी वैल्यूज दी है, बस वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है। M इज इक्वल टू क्या आएगा? 30 इंटू 10 इंटू n क्या है? 10। देन I क्या दिया है यहाँ पे? 30 इंटू 10⁻⁶, माइक्रो है ना, माइक्रो को कन्वर्ट करो -6 के फॉर्म में। देन उसके बाद और क्या दिया है? NIA, एरिया कितना दिया है? 0.05, राइट, 0.05 मीटर स्क्वायर। ये सभी वैल्यूज पुट करने के बाद अगर आपने कैलकुलेशन किया तो आपको मिलता है 15 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये क्या मिला हमें? मैग्नेटिक मोमेंट m। सो इसको -6 को हम माइक्रो लिख सकते हैं, माइक्रो एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो 15 माइक्रो एम्पियर मीटर स्क्वायर ये फॉर्मूला बनता है। उसके बाद जो टॉर्क एक्सपीरियंस होता है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 15 इंटू मतलब ये NIA इंटू B। तो यहाँ NIA क्या है? m, तो इसकी जगह पे m ऑलरेडी कैलकुलेट किया है वो पुट कर दो, 15 इंटू 10⁻⁶। एंड B क्या दिया है उन्होंने? 0.01 टेस्ला, तो वो B की वैल्यू यहाँ पे पुट करो 0.01। तो ये कितना आएगा? ये 10⁻² बनेगा, इसको हम लिखा तो 10 पावर में, तो -6 -2 -8 बनेगा। 15 इंटू 10⁻⁸, एक डिजिट अगर हमने लेफ्ट में शिफ्ट किया तो ये -7 बनता है। 1.5 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन मीटर। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बच्चों को लगता है डेरिवेशन बहुत डेंजर है, लेकिन बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे एम्पियर्स लॉ का यूज करके हमें क्या करना है? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड एन आइडियल सोलेनॉइड कैरिंग अ स्टेडी करंट। अब यहाँ आइडियल सोलेनॉइड लिया है हमने। आइडियल सोलेनॉइड में क्या होता है? ऐसे वायर वाउंड की होती है। आया समझ में? मतलब देखो एक ऐसा इंसुलेटेड रॉड होता है और ये रॉड के ऊपर वायर ऐसी वाउंड की होती है, कुछ इस प्रकार। ऑलरेडी मैंने सोलेनॉइड के बारे में आपको बताया है। तो यहाँ पे मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से करंट ऊपर आते हुए दिखाई देगा एंड देन यहाँ से करंट नीचे जाते हुए दिखाई देगा, फिर वह ऊपर आते हुए नीचे जाते हुए। मतलब यहाँ अगर आप देखोगे तो आउटवर्ड दिखेगा और इस साइड में देखोगे तो इनवर्ड दिखेगा। इसीलिए यहाँ पे देखो यहाँ सब डॉट 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 दिखाए हैं एंड यहाँ सब क्रॉस 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 दिखाए, क्योंकि यहाँ आउटवर्ड है एंड यहाँ इनवर्ड है। ठीक है, देन उसकी वजह से इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो हमें क्या बोला गया कि इसकी मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड अ सोलेनॉइड ये निकालो। मैग्नेटिक इंडक्शन हमें निकालना है, मतलब हमें यहाँ क्या निकालना है? बी का फॉर्मूला डिराइव करना है सोलेनॉइड में। तो बी का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम लोग एम्पियर्स लॉ यूज करेंगे। एम्पियर्स लॉ पता है आपको क्या होता है?
कि किसी भी एम्पियर्स लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। जैसे गॉस लॉ था वैसे ही एम्पियर्स लॉ, मतलब क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एनी डी एल बार, मतलब किसी भी सरफेस, क्लोज सरफेस एरिया के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो कितनी रहेगी, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ये उसका स्टेटमेंट था। तो ये एम्पियर्स लॉ यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं, इस सोलेनॉइड के इनसाइड कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो डिटेक्ट करने वाले हैं, डिटरमाइन करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम एक एम्पिरियन लूप कंसिडर करेंगे। कहाँ से कहाँ तक, ए बी सी डी। तो एक ऐसा एम्पिरियन लूप हमने कंसिडर किया, ठीक है। तो जो हमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, इस एम्पिरियन लूप की मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी वही इस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। तो इसके लिए हमें 4 पार्ट मिलेंगे, देखो ए बी सी सी डी डी ए। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो हमें निकालनी है, वही आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप इसका एक्सप्लेनेशन लिखोगे। एक्सप्लेनेशन तो आपको पढ़ के भी समझ में आ जाएगा, मैं डायरेक्टली आपको डेरिवेशन बताती हूँ। वही जो डॉट क्यू है, क्रॉस क्यू है, ये बताया है और ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो देखो सबसे पहले यूजिंग एम्पियर्स लॉ मैंने क्या बताया आपको, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है। अब वो और द रेक्टेंगुलर लूप मैंने क्या बोला आपको, 4 पार्ट से उसके ए बी सी डी। तो इंटीग्रेशन हम कैसे लेंगे, सबसे पहले ए टू बी इंटीग्रेशन आएगा बी बार डॉट डी एल बार, प्लस बी टू सी आएगा बी बार डॉट डी एल बार, प्लस सी टू डी आएगा बी बार डॉट डी एल बार, प्लस डी टू ए आएगा बी बार डॉट डी एल बार। तो इन सभी को ऐड करके हमें कितनी मिलेगी, म्यू नॉट आई मिलेगी। लेकिन देखो अभी इन चारों में से किसकी मैग्नेटिक फील्ड है और किसकी जीरो है वो हमें देखना है। सबसे पहले देखते हैं ए इंटू बी की। तो देखो ए इंटू बी में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है एंड ये लेंथ भी इसी डायरेक्शन में है। इसका मतलब दोनों में एंगल जो है वो 0 है, राइट ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल सकती है। कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, बी जितनी मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी लेंथ मान लो टोटल लेंथ हमने एल कंसिडर की। तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, बी डॉट एल, ये फॉर्मूला मिलेगा ए टू बी के लिए। लेकिन बी टू सी के लिए देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो है लेकिन एंगल देखो कितना है, लेंथ इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, लेंथ इस डायरेक्शन में, मतलब एंगल दोनों में 90 डिग्री बन रहा है। तो उसकी वजह से 90 डिग्री की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, 0 बनेगी, राइट ना। क्योंकि देखो cos 90 होता है 0 और बी डॉट डी एल मतलब बी डी एल कॉस थीटा, बी डी एल कॉस थीटा। तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है। अगर cos 90 0 तो ये पूरी वैल्यू 0 बनेगी। इनका एंगल कितना है, 90। उसके बाद ये सी टू डी जो है मतलब ये 0 बन गया, ये कितना हुआ, बी एल, ये 0। अब इसकी बात करते हैं, ये कितना होगा, देखो ये तो बाहर है, आउटसाइड है। आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, 0। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। आइडियल सोलेनॉइड में आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। तो ये आउटसाइड की वजह से 0। वापस डी टू ए देखो क्या है, वापस एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। इन दोनों का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो इन दोनों के लिए cos 90 0, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड 0। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो ये बस इसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलती है बी डॉट डी एल, इसका 0, इसका 0, इसका 0, म्यू नॉट आई। नीचे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, रीजन दिया है, ठीक है। अब देखो अभी नंबर ऑफ टर्न्स जो है इज एन पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनाइड एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज आई। तो इसका करंट का जो फॉर्मूला होता है, नेट करंट का, जो हमने सोलेनाइड में डिराइव किया था, वो कितना होता है, आई इज इक्वल टू एन एल आई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें फॉर्मूला क्या मिला है, टोटल फॉर्मूला बी एल इज इक्वल टू क्या मिला है, म्यू नॉट इंटू आई। तो इस आई की जगह पे हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे, एन एल आई। ये बी एल हमने एज इट इज रखा एंड आई की सोलेनॉइड के लिए ये करंट का फॉर्मूला है। आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं करंट इन द सोलेनॉइड इज इक्वल टू, इतना मान लो आपको याद नहीं आ रहा था, आप डायरेक्टली लिख दो करंट इन द सोलेनॉइड इज इक्वल टू एन एल आई, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एल इज द लेंथ, आई इज द करंट, ओके। बी एल इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे म्यू नॉट एज इट इज रहेगा एंड आई की जगह पे एन एल आई लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे ये एल एंड ये एल कैंसिल होगा और बी इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, म्यू नॉट इंटू एन आई मिलेगा। सिंपल है। पहले डायग्राम निकालोगे, डायग्राम में एक एम्पिरियन लूप लिखोगे,
वो एम्पेरियन लूप का इंटीग्रेशन निकालोगे, बस पहला इंटीग्रेशन आपको मिलेगा, बाकी सब इंटीग्रेशन जीरो। बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई फार्मूला मिलेगा अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ। आई इज इक्वल टू एन एल आई पुट करोगे, दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद कॉमन एल कैंसिल होगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई मिलेगा एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। आया समझ में? देखो बच्चों, ये एक चैप्टर के डायरेक्टली आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको सभी फॉर्मूले नए लगेंगे। पहले चैप्टर ठीक से पढ़ो। जो बच्चे डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हैं उनको समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि इसके बहुत बड़े बड़े डेरिवेशंस है और फॉर्मूले सभी लिंक है। अगर आपको सभी फॉर्मूले, कौन सा भी फॉर्मूला कौन से भी डेरिवेशन में उन्होंने यूज़ किया है, तो ये सब पता ही होना चाहिए, तभी आपको आ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द नेट टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ इट्स रोटेशनल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द फील्ड। देखो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, टॉर्क निकालने वाले हैं, टॉर्क का फॉर्मूला निकालने वाले हैं। टॉर्क का फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम देखेंगे, उसके बाद में आपको ये एक्सप्लेनेशन उसी के ऊपर डिपेंड रहेगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, नेट टॉर्क निकालने के लिए हमने क्या किया, एक लूप लिया। कौन सा? ABCD, ये लूप लिया है और ये एक हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ये मैग्नेटिक फील्ड में डॉट दिख रहा है। डॉट का मतलब क्या है कि ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, ओके, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है एंड ये लूप हमने रखा है ABCD। अभी अगर आप देखोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में एंड AB इस डायरेक्शन में, तो AB एंड CD हमें क्या दिख रहे हैं, AB एंड CD हमें परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। तो आपको वही लिखना है, कंसिडर अ लूप विच इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन विच AB and CD are perpendicular to the magnetic field, but AD and CB are not perpendicular to the magnetic field. उनके बीच में कुछ तो भी एंगल है। AB and CD परपेंडिकुलर है, लेकिन CD and ये AD and CB are not perpendicular, ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है। ऑब्वियसली अभी ये अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं तो इनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है। ठीक है, तो मान लो हम लोग BC के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो देखते हैं। सबसे पहले फेस जो है उनको नाम दे दो। मान लो ये फेस 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो ये F1, ये इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो F1 लगेगा, इसके ऊपर F2 लगेगा, इसके ऊपर F3 लगेगा एंड इसके ऊपर F4 लगेगा। लेकिन देखो ये F2 एंड F4, ये जो दोनों फोर्सेस है ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, ये इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से इनका फोर्स कैंसिल होगा, वो फोर्स लगेगा ही नहीं। लेकिन जो F1 एंड F3 है ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट नहीं होते, ये कुछ एंगल में लगते हैं, मतलब एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, और ऐसा फोर्स लगने की वजह से वो जो लूप है उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मतलब F1 एंड F3 लग रहा है, लेकिन ये दोनों जो फोर्स है ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से कैंसिल होते हैं। ठीक है, यही आपको अभी बताना है। पहले तो आप लिखोगे कंसीडर अ लूप ABCD विच इज प्लेस्ड इन आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर। इन दिस AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बट BC एंड AD आर नॉट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। देन F4 हमें निकालना है। तो F4 का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू I इंटू L बार क्रॉस B बार, ये फॉर्मूला होता है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं ILB साइन थीटा, ओके, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ILB साइन थीटा, साइन थीटा हमने क्या बोला, ये 90 डिग्री में है लेकिन ये दोनों नहीं है, तो ये कुछ तो भी एंगल पे है। तो मान लो वो एंगल 90 माइनस थीटा इतना है, तो ये एंगल हम लोग लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। लेकिन लेके कुछ फायदा नहीं है क्योंकि ये कैंसिल ही होता है। ये इक्वल एंड अपोजिट है F4 एंड F2, तो हम लिखेंगे द फोर्स F2 ऑन साइड टू DA विल बी इक्वल एंड अपोजिट F4 एंड बोथ एक्ट अलॉन्ग द सेम लाइन, दस F2 एंड F4 विल कैंसिल। मतलब देखो ये पेन है, इसको मैं इस डायरेक्शन से खींच रही हूँ, इस दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन से खींचे, कुछ फायदा होने वाला है, कुछ भी फायदा नहीं। मान लो ये फोर्स ज्यादा है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये फोर्स ज्यादा है तो इस डायरेक्शन में, लेकिन ये दोनों सेम है तो ये कौन सी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वहीं पे रुकेगा। मतलब ये इक्वल एंड अपोजिट है तो ये कैंसिल होते हैं। लेकिन जो फोर्स इस डायरेक्शन से लग रहा है ये इस डायरेक्शन से लगेगा, ये इस डायरेक्शन से, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये टॉर्क यहाँ पे किसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला है, ऊपर का F1 एंड नीचे का F3, उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला है। तो वो दोनों कितने एंगल पे हैं, 90 डिग्री एंगल पे है। तो उनका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो ये क्या है ILB साइन थीटा। तो
F2 एंड F4 तो कैंसिल हो गए, लेकिन F1 एंड F3 है जो कि CD साइड पे लग रहा है एंड AB साइड पे लग रहा है। वो कितना है IL1B sin 90। ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एंगल कितना रहेगा 90। 90 कितना होता है 1, तो ये बनेगा IL1B sin 91, मतलब बस उतना ही रहेगा। ओके, और यही दो फोर्सेस क्या प्रोड्यूस करे, टॉर्क प्रोड्यूस करे। दिस टू फोर्सेस डू नॉट एक्ट अलोंग द सेम लाइन, हेंस दे प्रोड्यूस्ड अ नेट टॉर्क। ओके, अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला आप लोग लिख के रखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि आगे उन्होंने डायरेक्टली फॉर्मूला पुट किया है तो समझ में नहीं आ सकता। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये फॉर्मूला होता है। अब अगर आपको मैं ये डायग्राम बताऊँ ना तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, तो बेटर वे मैं एक डायग्राम निकालती हूँ। ठीक है, मान लो ये इसका रोटेशन एक्सिस है। ओके, इसको अगर हम देख रहे हैं तो ये रोटेशन एक्सिस है, और इसको ये इनिशियली कुछ ऐसे था, मतलब मान लो एक मिनट है, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। अब देखो यहाँ पे ये जो साइड है ना, ये कौन सी साइड है, L2 साइड है मान लो। ठीक है, मतलब ये डायग्राम में देखो, ये बताती हूँ मैं आपको, ये आपकी L2 साइड हो गई। ठीक है, ये वाली ये L2 साइड। तो मान लो ये L2 साइड हमने कुछ ऐसे रखी है, ऐसे रखी है। ठीक है, और ये रोटेट होगी, टॉर्क लगने की वजह से ये क्या होती है, रोटेट होती है। तो मान लो ये L2 साइड है, ये ऐसी है, इसके ऊपर हमने ये ऐसी रोटेट हो गई इतने एंगल से, पहले ऐसी थी अब ऐसी रोटेट हो गई। राइट, समझ में आया सबको। L2 साइड ऐसी थी, दोनों की साइड से टॉर्क लगा, टॉर्क लगने के बाद क्या होता है, ये रोटेट। हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं ना, ऊपर से टॉप, सॉरी फ्रंट नहीं, टॉप व्यू देख रहे हैं इसका। ये इसका फ्रंट व्यू है, ये इसका टॉप व्यू है। ये टॉप व्यू से हम लोग देख रहे हैं तो ये आपको ऐसी दिख रही है टॉप व्यू से, और जब ये कुछ एंगल से टॉर्क लगेगा तो ये कुछ एंगल से ऐसी रोटेट होगी, है ना, तो ऐसी रोटेट होगी। तो मान लो ये ऐसी रोटेट हो गई, ये L2। ये टोटल लेंथ कितनी है इसकी, ये टोटल लेंथ है L2, और ये ऐसी रोटेट हो गई अब। ओके, ये इतने एंगल से थीटा जितने एंगल से ये क्या हो गई, रोटेट हो गई। ये डायग्राम जो दिखा है ना, इसका ही मैं शॉर्टकट एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। तो ये L2 है, तो देखो ये सेंटर है इसका, यहाँ से ये रोटेट हो रही है ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये लेंथ कितनी बनेगी, दैट इज L2/2 बनेगी। इस साइड की भी कितनी बनेगी, L2/2, हाफ लेंथ बनेगी ना। तो इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो। थीटा की साइड का जो कंपोनेंट होता है ये कितना होता है, L2 कॉस थीटा होता है थीटा की साइड में, और यहाँ पे कितना होता है, दैट इज L/2 साइन थीटा। एम आई क्लियर। सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी होगा, ये L/2 है, ये इस साइड में क्या होगा, L/2 कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर साइड में क्या होगा, L/2 साइन थीटा। अब हमारा फॉर्मूला देखो क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो F इसका ये वाला IL1B, यही F है दोनों में, दोनों के ऊपर सेम फोर्स लग रहा है। ठीक है, अभी दो डायरेक्शंस आ रहे हैं, दो फोर्सेस है, कितने, दो फोर्सेस है, दोनों की हमें एडिशन करनी होगी। तो पहले हम एक में बताती हूँ, फिर दोनों को ऐड करेंगे। तो इसका फोर्स देखो कितना बनेगा, F कितना है, F वही रहेगा, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, देखो यहाँ से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, L/2 साइन थीटा, L2/2 आएगा, क्योंकि ये लेंथ कितनी बोली मैंने आपको, L2/2 साइन थीटा, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ रहा है, ये नहीं है ना, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है। तो इसका L2/2 साइन थीटा, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी इसके ऊपर लगने वाला फोर्स। एम आई क्लियर। तो देखो अब यहाँ पे हमें जो टॉर्क निकालना है, ये बस एक साइड का टॉर्क नहीं है, दो साइड का है, F1 एंड F3 दोनों साइड का टॉर्क है। तो ये F1 का रहा सपोज, प्लस इसमें हमें F3 का भी ऐड करना होगा, दैट इज L2/2 साइन थीटा। ओके, फॉर्मूला समझ में आया सबको, ये होगा आपका नेट टॉर्क, दिस इज योर नेट टॉर्क। अब यहाँ F1 की वैल्यू पुट कर दो, F1 की वैल्यू क्या है, IL1B। तो F1 एंड F3 दोनों के लिए सेम वैल्यू है, IL1B। तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखो वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिला है, क्या मिला, नाउ इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मोमेंट आर्म भी कहा जाता है। नाउ द मोमेंट आर्म इज हाफ L2 साइन थीटा अबाउट द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द लूप, जो मैंने आपको डायग्राम
जो डायग्राम निकाल के बताई वो डायग्राम आप लोग रेफर कर सकते हैं। नाउ द मोमेंट आर्म इज L1/2 L2 साइन थीटा, या L2/2 भी आप लिख सकते हैं, अबाउट द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द लूप। तो टॉर्क क्या बनेगा, टॉर्क इज इक्वल टू F1 एंड F3 विल बी, ये मान लो F1 एंड ये मान लो F3। F1 ये पूरा F1 है, F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F3 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। F1 क्या है, I L1B, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हाफ L2 साइन थीटा, ये F3 है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F3 है I L1B एंड इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाफ L2 साइन थीटा। दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करने के बाद हाफ हाफ जो है वो 1 बनेगा, तो ये 1 इंटू I L1 L2 B साइन थीटा, दोनों भी सेम है इसीलिए बन सकता है 2 I L1 L2 B साइन थीटा इंटू 1/2 है ना, तो ये 2 कैंसिल, तो ये बचेगा I L1 L2 B साइन थीटा। ठीक है, अब मान लो इसमें ऐसे करंट कैरिंग लूप बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब n है, सॉरी दिख नहीं रहा आपको यहाँ पे। इफ द करंट कैरिंग लूप इज मेड अप ऑफ मल्टीपल टर्न्स n टर्न्स इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लैट कॉइल, द टोटल टॉर्क विल बी, यहाँ पे ये सिंगल कॉइल के लिए हमने लिया, ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स है तो ये कितना बनेगा n इंटू टॉर्क, सभी को हमें n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो n यहाँ पे एज इट इज रहेगा और उसका टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दो, n I L1 L2 B साइन थीटा। L1 इंटू L2 क्या होता है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, तो इसकी जगह पे हम n I A लिखेंगे, B साइन थीटा एज इट इज रहेगा, एंड n I A ही क्या होता है, दैट इज नथिंग बट द मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसकी जगह पे आप m भी पुट कर सकते हो, ये फॉर्मूला ऐसे भी बन सकता है, टॉ डैश इज इक्वल टू MB साइन थीटा, यही फॉर्मूला आगे हमने मैग्नेटिक मोमेंट के लिए यूज किया है, ये बनेगा MB साइन थीटा, वेयर A इज द आर्क एनक्लोज्ड बाय द कॉइल दैट इज इक्वल टू L1, एरिया चाहिए था यहाँ पे, एरिया एनक्लोज्ड बाय द कॉइल इज इक्वल टू L1 इंटू L2, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। आया समझ में सबको, ऐसे आप लोग इसको देखा जाए तो यही बस इतना ही डेरिवेशन है, बस इतना ही लिखना है आपको, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा इसका, तो थोड़ा सा आपको रटना भी पड़ेगा एक्सप्लेनेशन के लिए, लेकिन समझ लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये कैसे आया ये समझना चाहिए आपको, इन्होंने डायरेक्टली फॉर्मूला पुट किया तो बच्चों का कन्फ्यूजन ऑब्वियसली होता है, यहाँ पे बस कुछ नहीं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क का फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, बस उतना याद रखो। अब देखो नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल दिया है, जो कि आप ये किसका डेरिवेशन मैं आपको बताऊँ, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन है, जो आपको 4 मार्क्स के लिए आगे पूछा गया है ये डेरिवेशन, तो उसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। मतलब उन्होंने एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे पूछी है पहले, और सेंटर पे एंड देन एक्सिस पे, वो हमें निकालना है, तो इसका फॉर्मूला ये हमने डिराइव किया है, अभी आगे 4 मार्क्स के लिए वो तभी मैं आपको डिराइव करके बताऊँगी। ठीक है, तो फॉर्मूला एग्जाम्पल देखो क्या है, अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 9.7 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट 2.3 एम्पियर, ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट एट द सेंटर ऑफ द लूप, सेकेंड एट द डिस्टेंस ऑफ 9.7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप बट ऑन द एक्सिस। देखो ये करंट कैरिंग लूप होता है और ये एक्सिस होता है, ये ऐसे हम लोग z एक्सिस लेते हैं, तो उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे मान लो ये डिस्टेंस z है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी जेड चाहिए यहाँ पे एक्चुअली, तो एक्सिस पे लिखा a लिया है उन्होंने, BA इज इक्वल टू म्यू नॉट IR² डिवाइड बाई 2 Z² प्लस R² रेज टू 3/2, ये फॉर्मूला होता है। बट अगर हम सेंटर पे आ जाए तो ये Z तो 0 ही बन जाएगा, नीचे आ रहा है इतना, तो ये कम होते होते कितना बनेगा, सेंटर पे 0 बनेगा, तो ये Z पूरा 0 बनेगा, तो क्या बनेगा, म्यू नॉट I इंटू R² डिवाइड बाई, ये तो 0 बन गया, मतलब 2 इंटू R² रेस टू क्या बनेगा 3/2, तो ये 2 कैंसिल, तो ये बनेगा R³ में से ये स्क्वायर निकल जाएगा, ये R² निकल जाएगा और सिंगल R बचेगा, मतलब ये R² तो पूरा निकल जाएगा, तो म्यू नॉट I ऊपर बचेगा और नीचे 2 इंटू एक सिंगल R बचेगा, ऐसे हम लोग इसको डिराइव करते हैं। तो ये आगे है आपको वो डेरिवेशन। तो उन्होंने एट द सेंटर ऑफ द लूप मैग्नेटिक फील्ड पूछी है, एंड ऑन द एक्सिस मतलब यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे 9.7 सेंटीमीटर पे ये मैग्नेटिक फील्ड पूछी है। तो देखो कैसे निकालोगे,
सबसे पहले क्या क्या दिया है लिख लो। आर कितना दिया है 9.7 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 9.7 इंटू 10⁻⁻² मीटर आएगा। आई कितना दिया है 2.3 एम्पियर दिया है। जेड दिया है 9.7 सेंटीमीटर, मतलब 9.7 इंटू 10⁻² मीटर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, एट द सेंटर दिस फॉर्मूला एंड ऑन द एक्सिस दिस फॉर्मूला। तो देखो सभी फॉर्मूले उनकी वैल्यूज पुट करो। म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है, इंटू आई कितना है 2.3 डिवाइड बाई 2 इंटू आर कितना है 9.7 इंटू 10⁻²। ओके, ये वैल्यूज पुट करो। पाई की वैल्यू 3.142, ये 2 2 जा 4 बनेगा यहाँ पे, ये 2 2 जा 4, 3.142 2.3 एज इट इज। 10⁻² ऊपर गया कितना बनेगा +2 होगा। ये नीचे 9.7 बचा, 10⁻² +2 किया। इसका लॉग कैलकुलेशन उन्होंने दे के रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग देख लो। मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर बताती हूँ 14.9 एंड ये 10⁻5 एज इट इज। 1.489 इंटू 10⁻5, इसका -5 आएगा। इसका कैलकुलेशन 1.489 आता है। लॉग टेबल नहीं आता तो मेरे लॉग टेबल के वीडियोस देखो, डिटेल में बताया मैंने। तो ये बनेगा 1.49 इंटू 10⁻5 टेस्ला, दैट इज इक्वल टू 14.9 माइक्रो टेस्ला। अब देखो ये एक डिजिट इधर शिफ्ट किया तो ये -5 का -6 बनेगा, -6 को हम बोलते हैं माइक्रो। तो ये माइक्रो वैल्यू हमने पुट की, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, वो जो एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड पूछी है वो निकालते हैं। उसका फॉर्मूला देखो क्या है, 4 म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू आर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो 4 पाई इंटू 10⁻7 आएगा 2.3, 9.7 इंटू 10⁻², आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू पुट करो उसका स्क्वायर, 2 इंटू जेड स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू 3/2। अब देखो ये ऊपर की वैल्यू एज इट इज रखो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो सेम वैल्यू है देखो 9.7 इंटू 10⁻7 -2, सॉरी ये -2 है, ये -2 है, ये -2 है और इसका स्क्वायर है रेज़ टू 3/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 9.7 इंटू 10⁻² रेज़ टू उसका स्क्वायर, ओके, मतलब जेड स्क्वायर, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो दोनों का प्लस किया है तो ये क्या बनेगा 2 इंटू 9.7 इंटू 10⁻² उसका स्क्वायर बनेगा, राइट ना। ये इसका कैलकुलेशन मैं बताती हूँ आपको। 2 इंटू 9.7 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर और रेज़ टू क्या है 3/2 है, राइट ना। तो ये 2 को हमने सेपरेट किया, कैसे लिखा 2 इंटू रेज़ टू 3/2 सेपरेट किया 3/2 एंड ये 9.7 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर इंटू 3/2 इसको सेपरेट किया, तो ये 2 कैंसिल होगा देखो, और यहाँ पे क्या बचेगा बस क्यूब बचेगा। तो देखो ये लिखा है उन्होंने 2 इंटू 2 रेज़ टू 3/2 एंड ये 9.7 इंटू 10⁻² उसका क्यूब, यहाँ पे बस क्यूब बचेगा, तो ये यहाँ पे लिखा। अब देखो ये क्यूब है, ऊपर स्क्वायर है, तो ये वैल्यू तो कट हुई, यहाँ पे बस एक सिंगल वैल्यू बचेगी, ऊपर की पूरी वैल्यू कट होगी। तो आएगा ये देखो ये क्या बनेगा यहाँ पे, अगर एक इसमें से 2 निकाले तो 2 2 जा 4, मतलब ये 4 एंड ये 2 कैंसिल होगा, और यहाँ पे बस एक निकल गया तो 2 रेज़ टू 1/2 बचेगा। तो ये 2 रेज़ टू 1/2 पाई इंटू 10⁻7 इंटू 2.3, एक 9 ये पूरा कैंसिल हो गया, नीचे बस सिंगल 9.7 इंटू 10⁻² बचा, ठीक है। तो अभी इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 रेज़ टू मतलब √2 की वैल्यू क्या होती है, ये पाई की वैल्यू पुट करो 3.14 इंटू 2.3 डिवाइड बाय √2 की वैल्यू होती 1.414 इंटू 9.7 इंटू ये 10⁻7 एंड ये नीचे का -2 ऊपर जाके +2 बनेगा। इसके लिए आप लॉग यूज़ करोगे, इसका आंसर आपको मिलेगा 5.268 इंटू 10⁻6 टेस्ला, ओके। और ये -6 को हम लिखेंगे माइक्रो, 5.268 इंटू माइक्रो टेस्ला, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, अगर नहीं आता है तो लॉग टेबल की वीडियो ज़रूर देखो, ठीक है। कैलकुलेशन आना ही चाहिए सबको, आपका ऑप्शन नहीं है, कैलकुलेशन आना ही चाहिए। आंसर्स आप रट के नहीं जा सकते, मान लो इसके ऊपर वैल्यूज उन्होंने चेंज करके दिए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो बेटर रहेगा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी जो फॉर्मूला अभी हमने यूज़ किया ना उसी के ऊपर उन्होंने न्यूमेरिकल दिया है। क्या न्यूमेरिकल दिया है देखो, पर थोड़ा सा चेंज करके दिया है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 12.3 सेंटीमीटर इज 6.4 इंटू 10⁻6 टेस्ला। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप। यहाँ पे m पूछा है उन्होंने, देखो अब क्या करेंगे।
बी दिया है उन्होंने 6.4 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला, आर दिया है 12.3 सेंटीमीटर, 12.3 इंटू 10⁻² मीटर लिखेंगे और आपको एम निकालना है। बट एम तो हमारे फॉर्मूले में आता ही नहीं, तो एम का फॉर्मूला आपको पता है, एम का फॉर्मूला क्या होता है, दिखाती हूँ। देखो ये एम का फॉर्मूला है क्या, आई इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपके पास ये फॉर्मूला है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू 3/2। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे पाई से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखो आई पाई आर स्क्वायर आ गया, तो इसकी जगह पे आप एम पुट कर सकते हो, तो उसकी जगह पे हमने क्या किया, एम पुट किया, फॉर्मूला वही यूज़ किया, पाई पाई से मल्टीप्लाई कर लिया और वहाँ एम पुट किया इसकी जगह पे। तो इसकी जगह पे एम पुट किया तो नीचे 2 पाई आएगा, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू 3/2 एज इट इज़ रहेगा। तो अभी आपके पास, अभी यहाँ z = 0 मान लो, सेंटर पे है, हाँ दिया ही उन्होंने सेंटर पे है, तो सेंटर पे z 0 आएगा, तो यहाँ पे जैसे हमने लास्ट टाइम बोला मैंने आपको, वो r³ बनेगा, तो म्यू नॉट m डिवाइड बाय 2 पाई r³। और आपके पास क्या है, b है, r है, ये देखो b दिया है, r दिया है, और आपको निकालना क्या है, m। म्यू नॉट तो आपको पता है, पाई आपको पता है, वो वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे और हम लोग m निकालेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला रीअरेंज कर लेते हैं। देखो b हमारे पास है, हमें m चाहिए, तो m को एज इट इज रखो, ये पूरी वैल्यू उधर शिफ्ट करो, तो ये b को जाके मल्टीप्लाई होगी, मतलब b इंटू 2 पाई आर स्क्वायर म्यू नॉट इस साइड आके डिवाइड होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज m = b इंटू 2 पाई r³ डिवाइड बाई म्यू नॉट। तो वैल्यू पुट कर दो, b है 6.4 इंटू 10⁻⁶, 2 इंटू पाई इंटू 12.3 इंटू 10⁻² होल क्यूब डिवाइड बाय 4 पाई इंटू 10⁻⁷, उसकी वैल्यू आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पाई कैंसिल होता है, 4 से डिवाइड कर लो, ये कितना बनेगा, क्या करो पहले ये 2 से डिवाइड कर लो, 2 2 ज़ा 4 एंड देन इससे 2 से डिवाइड किया तो ये कितना बनेगा, 2 3 ज़ा 6 3.2। देखो ये 3.2 10⁻⁶, ये -2 इंटू 3 6 बनेगा, ये -6, ये -7 ऊपर जाके +7, मतलब -6 + 7 -6 एंड 12.3 होल क्यूब। अब इसका लॉग का कैलकुलेशन भी उन्होंने दे के रखा है, वो क्या कैलकुलेशन करने के बाद ये कितना होगा, देखो -6 -6 -12 + 7 दैट इज इक्वल टू -5, ये -5 एज इट इज़ है और ये 10⁻³ बचा। ओके, ये -5 आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है और इसका आंसर आपको मिलता है 5.954 इंटू 10⁻3, ये 10⁻⁵। उसको मल्टीप्लाई करने के बाद -5 + 3 -2 बचेगा और ये आंसर एज इट इज रहेगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स क्वेश्चन, मतलब शॉर्ट आंसर्स। ओके, ऑलरेडी फॉर्मूला अपना वीडियो बड़ा बन चुका है, इसके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी डेरिवेशन से, तो मुझे लगता है वो डेरिवेशंस में आपको सेपरेट से पढ़ाऊंगी और उसके लिए मैं बोर्ड यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि डायरेक्टली इसके ऊपर बताना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। वो डेरिवेशंस में बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँगी, इसका एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूँगी। ठीक है, तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं, आप इतना करो क्योंकि इसमें भी बहुत सारे डेरिवेशन है, इसकी प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। हर एक डेरिवेशन मैंने एक्सप्लेन करने के बाद आप खुद लिख के देखो, और बेटर रहेगा, आप PDF तो निकाल लोगे लेकिन बेटर रहेगा अगर आपने उसके हैंड रिटन नोट्स निकाले। तो जब मैं पढ़ाती हूँ आप हैंड रिटन नोट्स निकालते जाओ, अंडरस्टैंड होने के बाद अगर आपने खुद लिखा तो मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगा आंसर लिखने में। अगर ऐसी पढ़ाई करेंगे तो फिजिक्स में ज़रूर आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे डेफिनेटली। ओके, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।